इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 14 भारत का विभाजन एवं आलिखित स्रोतों से अध्ययन। इस चैप्टर में 4 to 5 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हम लोग भारत के विभाजन की चर्चा कर रहे थे। लेकिन भारत विभाजन के पूर्व होने वाली घटनाओं की बात इस चैप्टर में की गई है, जिसमें जो लास्ट वीडियो था उसमें हम बात कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस तरह से गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में जब गांधी जी ने व्रत शुरू किया और संपूर्ण देश में गांधी जी की रिहाई की मांग उठने लगी और हर तरह से दबाव पड़ने लगा कि अब गांधी जी को आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही थी और ब्रिटिश सरकार को ये भय था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो सारे देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गांधी जी को आज़ाद कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसमें कहा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलकर पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। इसके बाद वेवल योजना हुआ। वेवल योजना में शिमला सम्मेलन में जो है वेवल योजना को प्रस्तुत किया गया, जिसमें बात की गई कि हिंदू और मुसलमानों की जो संख्या होगी वो बराबर रखी जाएगी निर्वाचन में, और विदेश विभाग भारतीयों को दे दिया जाएगा। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी उसमें सिर्फ वायसराय और प्रधान सेनापति जो होंगे वो सिर्फ अंग्रेज होंगे, बाकी जितने भी उसमें सदस्य होंगे वो सभी भारतीय होंगे, और 1935 ईस्वी के अधिनियम को इसमें ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद ये भी कहा गया कि परिषद जो है वो अंतिम सरकार की तरह ही काम करेगी और युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय अपना संविधान का निर्माण खुद करेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या असर पड़ा। चलिए आज की वीडियो हम लोग आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया था। 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में ये समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से भारतवासियों ने चैन की सांस ली, क्योंकि इस युद्ध में जिस तरह से भारतीय सैनिकों को झोंका जा रहा था, जब युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय सैनिकों को राहत मिली कि अब उनके सैनिक शहीद नहीं होंगे, और युद्ध के कारण जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, चीज़ों की कीमतें दिन प्रतिदिन आसमान छू रही थी, तो वो उससे भी अब भारतीयों को राहत मिल जाएगी। युद्ध समाप्त होने के बाद जब कई कांग्रेस के नेता जेल से बाहर आए तो उनकी सोच थी कि भारतीय जनता का मनोबल गिरा हुआ होगा, परंतु इसके विपरीत स्थिति देखने को मिली। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन तो गांधी जी ने शुरू कर दिया था और ये आंदोलन काफ़ी ज़ोर शोर से भी चल रहा था, लेकिन चूँकि जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही कांग्रेस के जितने भी जाने माने नेता थे, जिसमें गांधी जी भी थे, उन सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। और जो नेतृत्व विहीन आंदोलन जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं देश के नेताओं को ये लग रहा था कि चूँकि आंदोलन को कोई नेतृत्व प्रदान नहीं हो सका, इसलिए शायद आंदोलन ठंडा पड़ गया हो या लोगों का जोश कम पड़ गया हो। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ और जितने भी नेता थे जिनको जेल में डाला गया था उन्हें अब जेल से रिहा कर दिया गया, और जब वो नेता जेल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि नहीं, लोगों की स्थिति उन्हें बिल्कुल विपरीत लगी। उन्होंने जैसे सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने देखा कि लोगों का जोश कहीं से भी कम नहीं हुआ है, लोगों में जागरूकता और तीव्रता से बढ़ी है। तो इस प्रकार सरकारी दमन से लोगों की में राजनीतिक शक्ति को उभरने का समय मिल गया था। मतलब जितना उन्हें दबाया गया था वो अब और उतना ही उभर कर सामने आ रहे थे। दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी। अमेरिका व रूस विश्व शक्ति के रूप में उभरे थे। मतलब मित्र राष्ट्र की तरफ से ही ये तीनों राष्ट्र शामिल थे, जिसमें रूस, अमेरिका और ब्रिटेन भी थे, और इन्हीं मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, जिसमें ब्रिटेन की भी जीत हुई थी। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो दो नए राष्ट्र विश्व शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे, जिसमें एक और अमेरिका था, दूसरी ओर रूस था। जिसमें अमेरिका जो है वो प्रजातंत्र को जो है समर्थन कर रहा था, और रूस वो साम्यवादी राष्ट्र का समर्थक था। तो इस तरह से लेकिन दोनों ही जो हैं एक विशाल शक्ति के रूप में उभरे थे, लेकिन दोनों में सर्वशक्तिशाली कौन होगा इसकी होड़ दोनों में लगी हुई थी, जिसके बाद शीत युद्ध का भी दौर प्रारंभ हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब जीत इन तीनों की थी, लेकिन जो सम्मान और जिस प्रतिष्ठा के साथ अमेरिका और रूस उभरा था उतना सम्मान ब्रिटेन को नहीं मिला। तो इस तरह से जीतने के बाद भी ब्रिटेन को काफ़ी उसके सम्मान को ठेस पहुंची थी। ये विश्व शक्तियाँ भारतीयों को स्वाधीनता देने के पक्ष में थी, और ये जो रूस और अमेरिका जो थे और जितने भी राष्ट्र थे वो सभी विश्व के अन्य देश जो थे वो सभी देश भारतीय को स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में थे। मतलब वो सभी इस बात की हिमायत कर रहे थे कि अब भारत को स्वतंत्र हो जाना चाहिए, अब ब्रिटेन को भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। तो युद्ध से ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था, क्योंकि इतने लंबे समय तक युद्ध लड़ने के बाद किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर असर तो पड़ेगा ही, और जीतने के बाद भी इसे कोई आर्थिक लाभ हो नहीं पाया था। इसलिए ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा था और इसकी आर्थिक स्थिति
कमज़ोर पड़ने लगी थी। धन के अभाव में भारत पर नियंत्रण रखना अब सरल कार्य नहीं था, क्योंकि ऐसे भी अब भारत में राष्ट्र आंदोलन जो था वो काफ़ी तीव्रता से चल रहा था और हर तरफ से ब्रिटेन पर दबाव भी बनाया जा रहा था कि वो अब भारत को आज़ाद कर दे। तो ऐसी स्थिति में चूँकि अब इसकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई है, तो अब इसके लिए भी भारत पर और नियंत्रण बनाए रखना बहुत ही मुश्किल काम लग रहा था। तो इस बारे में सर फ्रांसिस टक्कर ने लिखा है कि भारत जैसे विशाल देश को अधिकार में रखने के लिए पर्याप्त आर्थिक और सैनिक साधनों की आवश्यकता थी, जो इस समय इंग्लैंड के पास नहीं थी। भारतीय जनता स्वतंत्रता के लिए बेचैन थी। मतलब इन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि भारत चूँकि एक बहुत ही विशाल राष्ट्र है और इस पर अधिकार बनाए रखने के लिए उसके जो औपनिवेशिक शक्ति है उसे भी उतनी ही शक्तिशाली होना आवश्यक है, और उसके लिए भी उसे आर्थिक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए, उसे सैनिक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। तो ब्रिटेन को युद्ध समाप्ति के बाद जो आर्थिक क्षति हुई थी उसके कारण वो आर्थिक रूप से काफ़ी दुर्बल हो गया था और सैनिकों की भी इसकी काफ़ी क्षति हुई थी, तो इसकी सैनिक शक्ति भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई थी, और ऐसी में इस कमज़ोरी के साथ वो भारत पर और लंबे समय तक अधिकार जमा कर नहीं रख सकता था। इंग्लैंड में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी की विजय हुई। लॉर्ड एटली प्रधानमंत्री बने। 15 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री एटली ने एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था, जिसमें भारतीय स्वशासन के अधिकार एवं स्वतंत्र भारत की कल्पना को साकार किया गया था। मतलब एटली जब प्रधानमंत्री बने और चूँकि वो लेबर पार्टी के सदस्य थे और उनकी नीति काफ़ी भारत को लेकर उदार थी, तो उन्होंने इस बात की हिमायत की थी कि भारत को अब स्वशासन दे दिया जाना चाहिए। और उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकार के प्रति हम बहुत सजग हैं और अल्पसंख्यकों को निर्भय होकर रहना चाहिए। दूसरी ओर हम किसी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की प्रगति के लिए प्रति निषेधाधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते। मतलब उन्होंने इस बात की हिमायत की कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नहीं छीन सकते और इस बात की हम अनुमति नहीं देंगे कि अल्पसंख्यकों की प्रगति के आड़े हम आएँ या उनके विकास को हम रोकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लैंड में लेबर पार्टी की विजय आज़ाद हिंद सेना की वीरता की कहानियों से देशी रियासतों में भी तूफान उठने लगा था और निरंकुशता के विरुद्ध जनता एकजुट हो रही थी। जब जनता स्वतंत्रता के लिए इस हद तक उत्सुक हो गई थी कि कुछ भी कर गुजरने का जज्बा उनके दिलों में आ गया था, तो ब्रिटिश सरकार के लिए भी इन परिस्थितियों का सामना करना कठिन प्रतीत हो रहा था। भारतीयों की भावनाओं को दबा कर रखना अब उनके लिए असंभव था। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से युद्ध का असर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ा और युद्ध का असर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर काफ़ी सकारात्मक पड़ा, जिसमें देश में जोश और बढ़ा, देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसमें सजगता आई, उसमें तीव्रता आई। और अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये रही कि अब ब्रिटिश सरकार को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी शक्ति कितनी कमज़ोर हो चुकी है और अब भारतीयों पर बहुत ज़्यादा दिनों तक वो अधिकार बनाकर नहीं रख सकते, उन पर शासन नहीं कर सकते और उनकी इसकी जो शक्ति कहीं ना कहीं अब जवाब देने लगी थी। और अब खुद ब्रिटेन में भी इस तरह से माहौल तैयार होने लगा था कि वहाँ के लोग अब इस बात के लिए भी अपनी सरकार को विवश कर रहे थे कि नहीं, अब उन्हें भारत को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, अब भारत को स्वशासन का अधिकार दे देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या असर पड़ा। तो हमने पाया कि युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो काफ़ी तीव्र रहा और उस पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा और उसमें जो जोश में जो वृद्धि हुई वही उसका जो ये जोश था, उस जोश ने कहीं ना कहीं आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया और इसके बाद बहुत ही कम समय के पश्चात भारत को आज़ादी मिल गई। मतलब 2 सालों के अंदर ही भारत आज़ाद हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर हम बात करेंगे कि साम्यवादी दल तथा राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला कि युद्ध समाप्ति के बाद अमेरिका और रूस दो महाशक्ति के रूप में उभरे थे, जिसमें अमेरिका जो है वो प्रजातांत्रिक विचारधारा का समर्थक था और रूस जो है वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। तो कहीं ना कहीं रूस का प्रभाव भी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन पर पड़ा, यानी कि वहाँ पर चलने वाला जो साम्यवादी दल था, साम्यवादी विचारधारा थी, उसका प्रभाव भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर देखने को मिलता है। इसीलिए इस बात की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस तरह से साम्यवादी दल ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया और किस प्रकार साम्यवाद ने भारत में भी अपने पैर फैलाए। तो नेक्स्ट वीडियो में इस बात पर बात करेंगे। आज का वीडियो जो है वो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।